अभय भूमि है भारत। भारत उस समष्टिगत चेतना का नाम है जिसका अस्तित्व कई हजार साल पुराना है। यह वह देश है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से विश्व गुरु माना जाता रहा है। यह सही वक्त है जब हमें गुलामी के कालखंड के कारण उत्पन्न न्यूनता बोध हुआ इसके दुख स्वप्न को सीमित कर स्वावलंबन के नए क्षितिज का निर्माण करना होगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। सभी अपनी अपनी उपलब्धियों स्वतंत्रता के पूर्व को समर्पित कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष को कथाओं को याद करने का दौर है। आज भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसे व्यक्तियों का है जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष के बारे में सिर्फ सुना और पढ़ा ही है। ऐसे में भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जन द्वारा किए गए संघर्ष और लाखों लोगों के तप एवं बलिदान के बारे में देश को संवेदनशील बनना समय की आवश्यकता है। जिस पीढ़ी ने प्रत्यक्ष गुलामी भोगी ही ना हो, जिसने सीधे अस्तित्व के लिए संघर्ष ना किया हो, उस पीढ़ी को इन बातों का एहसास दिलाना चुनौती भरा कार्य है। विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति भारत का इतिहास और अस्तित्व हजारों साल पुराना है। इसलिए इसकी असीमता को कुछ 100 वर्षों की गुलामी तब 75 वर्ष की स्वतंत्रता के इतिहास में सीमित नहीं किया जा सकता। यह समय भारत के विराट तत्व का साक्षात्कार करने का है। विष्णु पुराण में उद्धृत है, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, तब उसकी संतानों नागरिकों को भारतीय कहते हैं। जिस पीढ़ी को इतिहास के अध्यायों में यह बार बार रटवाया गया हो कि भारत को एक करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, या यह कि भारत की असीमता एक देश के रूप में पहले थी ही नहीं, उनके लिए यह श्लोक आँख खोल देने वाला है। हो सकता है इस श्लोक में उद्धृत भारत की परिसीमाएं हाल के वर्षों में किसी खगोल शास्त्र द्वारा दी गई परिसीमा नहीं है, बल्कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए तथा उससे पूर्व में स्मरण किए गए नए भारत नामक राष्ट्र की परिसीमा है। यह उस देश भारत की परिसीमा का वर्णन है जहाँ की विविधता तथा संस्कृति परंपरा पूरे विश्व में सर्वोत्तम थी और जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरे जगत से लोग आते थे। समुच्चे विश्व की प्रेरक भूमि विडंबना यह है कि भारत की उस गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा जिसमें अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, शिल्प, स्थापत्य, सौंदर्य बोध, कला, वस्त्र, भोजन जैसे अनेक गुणों का समावेश है, को गुलामी के वर्षों में षड्यंत्र पूर्वक भुलाने का प्रयास किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि भारत की यह सभी परंपराएं और ज्ञान धाराएं न सिर्फ अक्षुण्ण बनी रही बल्कि समय समय पर संवर्धित होती रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हम भारत में इतिहास से सीख सकते हैं, जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने अस्तित्व को समृद्ध किया बल्कि समूचे विश्व को लाभान्वित किया। ऐसे अनेक उदाहरण हम भारत के इतिहास से सीख सकते हैं, जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने अस्तित्व को समृद्ध किया बल्कि समुच्चे विश्व को लाभान्वित किया। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी विल डुरांड ने जब भारत की इस प्राचीन समृद्धि संस्कृति का वर्णन किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस नाते भारत भूमि समुच्चे विश्व की प्रेरक भूमि रही है तथा सबने इसी से प्रेरणा ग्रहण कर विकास की दिशा पाई है। अद्भुत पराक्रम का परिणाम कालांतर में अपने नैसर्गिक मानवीय गुणों के कारण, जिसमें उदारता, सर्वसमावेशिकता, मित्रता तथा समभाव सम्मिलित है, भारत को एक राष्ट्र तथा एक विकसित समाज के रूप में कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियाँ इसलिए भी आई क्योंकि भारतीय अपने स्वभावगत औदार्य के कारण आगंतुकों के कुटिल भावों को पहचान नहीं पाए तथा भाव देश में सर्वोत्तम अतिथि का प्रदर्शन करते रहे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाले भारत वर्ष ने
कभी बलपूर्वक विश्व विजेता बनने का प्रयास नहीं देखा। विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर आने वाले कई विदेशी आक्रांताओं का स्वप्न भी इसी भारत भूमि में आकर चूर चूर हो गया। यह भारत के सांस्कृतिक दर्शन के साथ साथ सम्मिलित अद्भुत पराक्रम का ही परिणाम था कि भारत इन आक्रांताओं का मुकाबला कर सका। लेकिन अपने अतिरिक्त औदार्य और विश्वास की प्रकाष्ठ के कारण 16 बार हारने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने 17वीं बार मोहम्मद गोरी से पराजय झेलनी पड़ी तथा अपने औदार्य के प्रति दान में उन्होंने मोहम्मद गोरी की अमानवीय कुटिलता को झेला। परंपरा बनी देश की संजीवनी। अपने अद्भुत ऐश्वर्य तथा सामर्थ्य के कारण भारत भूमि विश्व के दूसरे देशों के लिए कौतूहल और ईर्ष्या का विषय बनी रही। परिणाम स्वरूप इस पर कई आक्रमण हुए। अपने शौर्य और पराक्रम से इन आक्रमणों का मुकाबला करने के बावजूद भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण छल कपट नहीं कर पाया और कई बार पराजित भी हुआ। यह एक विचित्र दर्शन है कि भारत में जो भी लूट करने की नीयत से आया उसने भी भारत भूमि में अपना स्थायी निवास ही बना लिया। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर तो किया ही, साथ ही भारत की संस्कृति को भी नष्ट करने के प्रयास किए। इस दौरान ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां ने जन्म लिया जो इससे पहले भारत में कभी नहीं थी। यह भारत के लिए एक चुनौती का ही समय था जब अपने अस्तित्व और संस्कृति की रक्षा करने के साथ भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। तब भारत के लिए सबसे बड़ी संजीवनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और बौद्धिकता ही थी। आज़ादी का मजबूत आधार मध्यकाल में जबकि भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का शासन था, तब भी भारत के लिए सांस्कृतिक प्रेरणा देने का कार्य भक्ति आंदोलन के माध्यम से हुआ। जो लोग भक्ति आंदोलन को सिर्फ आध्यात्मिकता से जोड़कर देखते हैं वो दरअसल इस आंदोलन के पीछे छिपी गहरी प्रेरक शक्ति का आकलन करना भूल जाते हैं। भक्ति आंदोलन के माध्यम से वैचारिक जागरण और राष्ट्र चेतना का प्रसार महत्वपूर्ण तब उस काल के लिए अनिवार्य था। भक्ति आंदोलन भारत की बौद्धिक मेधा द्वारा चलाया जाने वाला एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उस संकट काल में भारतीय वासियों को उनके मूल तत्व राष्ट्र गौरव का स्मरण करा रहा था। मुगलों के बाद जैसे जैसे अंग्रेज का आधिपत्य भारत में बढ़ने लगा वैसे वैसे भारत में सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के विभिन्न आंदोलन ने जन्म लिया। भारत की आध्यात्मिक तथा दर्शन ऐसी प्रमुख शक्ति बनी जिसने भारतीयों के मनोबल को ऊंचा उठाया तथा उनके अंदर राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव जगाने का कार्य किया। भारत में इस दौरान ये आंदोलन विश्व में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाते चले गए। स्वामी विवेकानंद तथा महर्षि अरविंद जैसे सांस्कृतिक पुरुषों ने भारत के विराट तत्व को पहचानते हुए विश्व में उसका प्रेरणा आख्यान प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का कथन था, हमें गर्व है कि हम अनंत गौरव की स्वामिनी इस भारतीय संस्कृति के वंशज हैं जिसने सदैव हम तोड़ती मानव जाति को हमें परानित किया। भारत में गुलामी के प्रतिकार के रूप में सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित कर राष्ट्र जागरण के कार्य को लोकमान्य तिलक जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अंजाम दिया। भारत का वैश्विक दृष्टिकोण तब भारत में अंतर्निहित एक तत्व की भावना ही वे प्रेरक तत्व रहे जिन्होंने चुनौती के समय मनोबल बढ़ाने तथा प्रतिकार करने की शक्ति देने का कार्य किया। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद और वीर सावरकर जैसे संस्कृति, अध्यात्म और धर्म की ध्वजा को मजबूत से फहरा। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद और वीर सावरकर जैसे सांस्कृतिक पुरुष अध्यात्म और धर्म की ध्वजा को मजबूती से फहराने वाले सेनानी भारत में ऐसी आज़ादी का स्वप्न लेकर संघर्ष कर रहे थे जिसका आधार भारत की अपनी संस्कृति और वैभव पर टिका हो। सावरकर का कथन है, गौर करने योग्य है कि स्वतंत्रता और दासता को प्रत्येक धर्म ने सर्वदा धिक्कारा है। धर्म के उच्छेद और ईश्वर की इच्छा के खंडन को ही स्वतंत्रता कहते हैं। जय घोष के लिए जरूरी चिंतन।
जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं, तब हमें निश्चित तौर पर भारत के विराट को समझने और भारत की संस्कृति असीमता को अपने दैनिक चिंतन में लाने की महती आवश्यकता है। हमें इस सोच से बाहर निकलकर कि भारत का अस्तित्व एक स्वतंत्र देश के रूप में 75 साल का है, इस विश्वास पर दृढ़ होना होगा कि भारत उस समष्टिगत चेतना का नाम है जिसका अस्तित्व कई हजार साल पुराना है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म रूप से विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है। भारत की मूल प्रेरक शक्ति उसका स्वाभिमान है, जो कुछ 100 वर्षों की गुलामी से मिटाया नहीं जा सकता। हमें उस न्यूनता बोध से भी निकलना होगा जो गुलामी के वश में हमारे अंदर षड्यंत्र पूर्वक डाला गया। हमें पराधीनता के दुख स्वप्न को सीमित कर स्वावलंबन के नए क्षितिजों का निर्माण करना होगा। यह भारत पर्व है। हमारा प्रयास हो कि यह सिर्फ स्वतंत्रता के उत्सव का पर्व न होकर गौरवशाली समृद्धि भारत के जय घोष का पर्व बने। हम सब अतीत के दुख स्वप्न को भुलाकर ऐसे नव निर्माण का संकल्प लें जिसमें विराट भारतीय संस्कृति और प्रगल्भ बौद्धिकता के दर्शन होते हों, और जो विगत के ग्रहों से मुक्त होकर उन देवताओं को यह कहने के लिए बात करें कि गायंती देवा कील गीतिकानि धयांतु ते भारत भूमि भागे।